हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ को शुरू किया है एंड आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्था। पहला प्रश्न ये आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम हिंदी में सहकारी संस्था कहते हैं, वो है क्या? एक ऐसी संस्था या फिर एक ऐसा संगठन जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को मिला के बना हो। कुछ लोग मिल के एक ग्रुप को बनाते हैं, एक संस्था को बनाते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका एक कॉमन उद्देश्य है, वो आपस में मिलकर एफ़र्ट्स करते हैं ताकि वो जो उनका इंटरेस्ट हो वो फुलफ़िल हो पाए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैन बी डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशन थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेज। इन लोगों के पास ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि किसी कॉमन उद्देश्य को फुलफ़िल करने के लिए जुड़े हैं, ये अपना फंक्शनिंग कि इनको कैसे कार्य करना है, कैसे इनके मेंबर अपॉइंट होने चाहिए या कैसे वो काम करेंगे, ये एक इंडिपेंडेंटली होके डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इन पे फोर्स करेगा या इनको फोर्सफुली किसी के दबाव में डिसीजन लेना पड़ेगा। यूनाइटेड वॉलंटरली, जब इन्हें लगा कि हमें जो हमारा कॉमन गोल है उसके लिए काम करना चाहिए, तो ये खुद अपने आप इस गोल को पूरा करने के लिए यूनाइट हुए। जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेज। जॉइंटली ओन्ड, इसका मतलब कि ये जो संगठन बनता है ये किसी एक पर्सन द्वारा नहीं ओन किया जाता। सब लोग जिनका कॉमन गोल है वो मिलते हैं, एकजुट होते हैं और सारा काम जो भी होता है वो मिलकर काम करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। तो मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका जो कॉमन गोल है उनको पूरा किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट। सहकारी समिति कोई नई अवधारणा नहीं है, यह कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो अभी अभी डेवलप हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इट प्रिवेल्स इन ऑल कंट्रीज़, दिस इज़ ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। ये हर कंट्री में आप जाएंगे तो आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो हर जगह माना जाता है, फॉलो किया जाता है। It is represented in all the sectors including agriculture, food, finance, healthcare, etc. तो ये जो सहकारी समितियां हैं ये ना ही किसी एक सेक्टर में मिलती है, मान लीजिए सिर्फ एग्रीकल्चर में ही मिलेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एग्रीकल्चर में भी मिल सकती है, फूड में भी मिल सकती है, फाइनेंस में, वित्त में भी मिल सकती है, स्वास्थ्य सेवा में भी मिल सकती हैं। तो ये बॉडीज़ हर जगह, हर सेक्टर में बनी हुई हैं। To protect the interest of weaker section, the cooperative society is formed। तो cooperative society इसलिए बनाया जाता है ताकि जो weaker sections हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते या उनके जो नीड्स हैं, उनकी बेसिक आवश्यकता हैं जिनके लिए वो नहीं आवाज़ उठा पाते या नहीं हेल्प मांग पाते, तो उन लोगों के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है। तो इसका मेन काम यही है कि लोगों की मदद करना, और ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। आइए समझते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ एग्जाम्पल। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़ का, और दूसरा है अमूल का। लिज्जत पापड़ की स्टोरीज़ को जानते हैं। लिज्जत पापड़ बना था 1959 में, और सिर्फ 7 महिलाओं ने मिलके ये एक छोटा सा काम शुरू किया था पापड़ बनाने का। और अगर हम आज देखें तो इसमें मोर देन 50,000 इसमें महिलाएं काम कर रही हैं, एम्प्लॉयड हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोसाइटी में क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त कर दिया। और ऐसी महिलाएं जो कभी घर से बाहर निकलने का नहीं सोच सकती थी, जो कभी ये नहीं सोच सकती थी कि वो भी आर्थिक सहायक बन सकती हैं अपने घर की,
उन लोगों को भी काम मिला और उन्होंने काम किया। तो ऐसा इम्पॉर्टेंट कार्य लिज्जत पापड़ ने शुरू किया और आज भी कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है अमूल का। अमूल एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 1946 में बना। कहा जाता है कि यही एक ऐसी सोसाइटी है जो दूध की क्रांति लाई थी, और ये दूध की क्रांति शुरू हुई थी गुजरात में। और आप देखिए अमूल के आज कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अमूल के ब्रांड से मिलते हैं, और इतनी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं कि ना ही केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इस सोसाइटी को ट्रस्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। 3 तरीके की मेन बॉडीज़ होती हैं। एक होती है जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, जिसमें सरकार ही सारा काम संभालती है, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने का हो या फिर सेवा देने का हो, हर तरीके का काम सरकार के द्वारा होता है। दूसरा होता है प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेट कंपनीज़ जैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिसमें लोग काम करते हैं, जिनको प्राइवेट एम्प्लॉय कहा जाता है। तो ऐसी कंपनीज़ को प्राइवेटली ओन्ड कहा जाता है। एक होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर हैं वो तो वॉलंटरीली ज्वाइंड हुए हैं, लेकिन उन वॉलंटरी बॉडीज़ में, उन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सहकारी समितियों की कुछ, जैसे कि रूल्स मेकिंग है, या फिर कितने मेंबर अपॉइंट होने चाहिए, या फिर कितना मिनिमम मेंबर होना चाहिए जब उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाएगा, या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस सरकार डिटरमाइन करती है। तो कुछ ऐसा काम जो सरकार भी कर रही है और बाकी जो उसके मेंबर्स हैं वो सारा काम संभालते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप ये नहीं कह सकते कि सारी ही सरकारी बॉडी है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि सारी ही प्राइवेटली ओन्ड है। एक मिक्स होता है दोनों का। आइए समझते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 प्रोवाइडेड फॉर अमेंडमेंट टू द फॉलोइंग थिंग्स। 2011 से सहकारी समितियों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, एक संविधानिक स्टेटस मिलता चला गया। और इस अमेंडमेंट को लाने से, इस चेंज को लाने से, जो कि 2011 में आया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस लाए गए। अब वो 3 चेंजेस को समझते हैं। सबसे पहला चेंज आया आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 स्टेट्स दैट राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फंडामेंटल राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना, सहकारी समिति को बनाना एक राइट टू फ्रीडम के अंडर आ गया, एक ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसका मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रोका जाएगा तो उसका एक मौलिक अधिकार का वायलेशन होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आर्टिकल 43 किस में आता है? वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 9th B हैड बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9th पंचायत से डील करता है, पार्ट 9th A म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, एंड पार्ट 9th B को ऐड किया गया जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविज़न डाल दिया गया। तो 3 बड़े चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लाए गए। अब ये पॉइंट आता है कि इनको क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला गया? पहले भी तो बन रही थी सोसाइटी, पहले भी तो काम हो रहा था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक स्टेटस क्यों दिया गया? अगर हम पहले की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जानें तो हम ये देखेंगे कि वो काफ़ी इरेगुलर और सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। ना ही कोई उनका ऑडिटिंग अच्छे से हो रही थी, ना ही उनका इलेक्शन तरीके से हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा घपलाबाजी भी हो रही थी, और सही से काम नहीं हो रहा था। जिस मेन उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया था वो उद्देश्य नहीं फुलफ़िल हो पा रहा था, और अल्टीमेटली लोगों का इंटरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से हटता जा रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सहकारी समितियाँ जो वीकर सेक्शन है,
जो अपनी नीड्स या अपनी आवश्यकता को नहीं बता पाते, उन लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इन सोसाइटीज़ को बनाया जाता है। अगर वो ही सही से काम नहीं करेंगी तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इसको संवैधानिक स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। मॉन्टैग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1999 में एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, जिसमें सहकारी समितियों को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया और उसको प्रोविजनल सब्जेक्ट्स के अंडर डाला गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो आफ्टर जब ब्रिटिशर्स चले गए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो हमने अपने विषयों को 3 पार्ट में बांटा गया, जो कि है सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना और उसकी जो भी सारी फंक्शनिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर डाली गई। आइए कॉम्पोजिशन के बारे में समझते हैं। स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी नॉट एक्सीडिंग 21 मेंबर्स। तो 21 मेंबर से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो 21 मेंबर्स मतलब ये मैक्सिमम लिमिट हो गई, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इन 21 मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए पूरा इलेक्शन प्रोसीजर लगाया जाता है। और ये इलेक्शंस कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर होती है। A fixed term of 5 years from the date of election in respect of the elected member of the board and its office bearer। तो 5 साल का कार्यकाल फिक्स किया जाता है इन 21 मेंबर्स के लिए। रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट फॉर शेड्यूल कास्ट और फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड 2 सीट्स फॉर वीमेन ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी सहकारी समिति हो, उसमें ये ज़रूरी है कि 1 सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, 1 सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड 2 सीट फॉर वीमेन रिजर्व्ड रहेंगी। एम्पावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्टेन पीरियोडिक रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साल में कम से कम एक बार इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स को चेक करे और एक ऑडिटिंग मैकेनिज़्म बना के रखे, ताकि ये चेक कर सके और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रख सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में अपने डाउट्स को मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।